बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी सेंट्रल ऑफिशियल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरह से आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। चले तपश कहानी का अगला एपिसोड शुरू करते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही थी। नाज़री अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। खिड़की का शीशा खुला होने की वजह से बारिश के छींटे उसके चेहरे पर पड़े हुए थे। ऐसा लगता था जैसे गुलाब शबनम के कतरों में नहाया हो। नाज़री ने अपने हाथ में पकड़ी अपने मोबाइल फोन की सिम को एक बार गौर से देखा। उसकी आंखों में नफरत उतर आई थी। नाज़री ने अभी अपने मोबाइल की सिम तब्दील की थी। वो नहीं चाहती थी कि अब अयाज उसके साथ कोई राबता करे। नाज़री ने दराज से कैंची निकाली और सिम काट कर 4 टुकड़ों में तकसीम कर दी। फिर उसने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और अपनी बंद मुट्ठी खोल दी। हवा का एक तेज झोंका आया और सिम के टुकड़े उठकर न जाने कहां और किस तरफ बिखर गए। नाज़री ने मुतलाशी निगाहों से एक बार देखा, फिर आसमान की तरफ अपनी निगाहें उठाई और खिड़की बंद कर दी। उसने अयाज के साथ हर राबता तोड़ दिया था। दूसरे दिन आम ततील थी। दोपहर के बाद अचानक एक मेहमान ने तैमूर को चमका दिया। उसके सामने सर के सफेद बालों, चेहरे की छोटी छोटी दाढ़ी और होंठों पर एक अपनायत से भरपूर मुस्कुराहट के साथ एहसान अहमद खड़ा था। एहसान अहमद तैमूर के बाप का बहुत गहरा दोस्त था। वो एक अरसे से अपनी फैमिली के साथ कराची में मुकीम था। वहाँ उसका अच्छा खासा कारोबार था। उसकी अचानक आमद ने तैमूर को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। एहसान अहमद बड़ी गर्मजोशी से तैमूर से मिला। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े हैं, तैमूर ने खुश होते हुए कहा। बोले तुम हमें भूल जाओ, लेकिन हम भूलने वालों में से नहीं हैं, एहसान अहमद ने मुस्कुराकर कहा। आप मुझे हमेशा याद रहते हैं, तैमूर ने कहा। तभी तो तुमने मुझे अपनी शादी पे नज़रअंदाज कर दिया था, एहसान अहमद ने हंसते हुए शिकवा कर दिया। मेरी शादी तो अचानक और बड़ी मुंतसर सी हुई थी, तैमूर ने नदामत से कहा। बेटा, शादी अचानक ही होती है। खैर, मुझे खुशी है कि तुमने अपना घर बसा लिया, एहसान अहमद ने कहा। मैं तुमसे एक और घर बसाने की ही बात करने के लिए आया हूँ। किसका घर बसाना चाहते हैं आप? तैमूर ने कहा। देखो भाई, तुम जानते हो कि तुम्हारी आंटी अब इस दुनिया में नहीं है, वरना इस वक्त ये बात करने के लिए वो भी मेरे साथ होती। एहसान अहमद कुछ उदास सा हो गया था। बहरहाल मैं अकेला ही आ गया हूँ। बात यह है कि मैं अपने बेटे राहील के लिए नाज़री का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। एहसान अहमद की बात सुनकर तैमूर और इशरत ने एक दूसरे की तरफ देखा। एहसान अहमद की फैमिली से नाज़री के लिए रिश्ता आना खुशकिस्मती की बात थी। मेरे अबू की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, इससे बढ़कर मेरी क्या खुशनसीबी होगी, तैमूर ने कहा। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? एहसान अहमद ने खुश होकर कहा। मैं क्या, अबू भी हयात होती तो वो भी इनकार न करते, तैमूर ने कहा। भाई, तुमने तो दिल खुश कर दिया। 1.5-2 माह बाद हम बच्चों की मंगनी कर देंगे। राहील से मिलना चाहो तो वो अगले महीने तुम्हारे शहर आ रहा है, एहसान अहमद ने कहा। राहील से फोन पर बात होती रहती है, तैमूर ने कहा। वो इस रिश्ते पर बहुत खुश था। नाज़री से इस बार उसने पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। एक मौका उसने नाज़री को दे दिया था, अब दूसरा मौका उसने अपने इख्तियार में रख लिया था। नाज़री को भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था। उसने राहील को देखा था। वो खूबसूरत और जाज़िब नजर नौजवान था। इस तरह से नाज़री की बात राहील के साथ पक्की होगी और नाज़री खुश थी। उसके दिल पर कोई भार नहीं था। नाज़री ने उस लाइब्रेरी में जाना भी छोड़ दिया था। उसने एक दूसरी लाइब्रेरी में आना जाना शुरू कर दिया था, जो इसके घर से ज्यादा दूर नहीं था। इसे यकीन था कि अयाज उससे मिलने के लिए उस लाइब्रेरी में जरूर आता होगा, लेकिन अब उसे उसकी परवाह नहीं थी। तैमूर अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। उसे इतला दी गई कि सिकंदर और नासिर आपसे मिलना चाहते हैं। तैमूर ने इंटरकॉम पर बात सुनकर शीशे से बाहर देखा। दोनों खड़े थे। मैं खुद इनसे मिलने के लिए आता हूँ, तैमूर ने कहा। इंटरकॉम रख कर अपने कैबिन से बाहर आ गया। हाल नुमा कमरे में तैमूर का स्टाफ अपनी अपनी जगह बराजमान काम में मसरूफ था। तैमूर को देखते ही सिकंदर ने मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तैमूर ने मुसाफा करते ही पूछा, क्या बात है? बैठ कर बात करते हैं, सिकंदर ने कहा।
میں مصروف ہوں، جو کہنا ہے اسی جگہ اور 2 منٹ میں کہہ دو۔ تیمور نے 2 ٹوک کہا۔ 2 منٹ میں بات ہو سکتی ہے اگر آپ چاہو تو، سکندر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آئندہ میرے آفس میں تم دونوں نے قدم نہیں رکھنا۔ آج بھی تم اس بات کو لے کر آ گئے ہو؟ تیمور کے لہجے اور چہرے پر تو غیور آ گیا تھا۔ دیکھو بابو، میں 1 ہفتے کے لیے شہر سے باہر چلا گیا تھا، تمہیں اس بہانے سوچنے کا موقع مل گیا۔ آج آتے ہی میں سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ آج بحث اور ضد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سکندر بھی اپنے لہجے میں تو غیور لے آیا تھا۔ میں نے اس دن بھی انکار کیا تھا اور میرا آج بھی انکار ہے۔ تیمور اس کے سامنے گردن کھڑی کرتے ہوئے بولا، تم ایک بزنس مین ہو، بچوں جیسی باتیں مت کرو۔ سکندر نے کہا، تم دونوں جاتے ہو کہ نہیں؟ تیمور نے کہا۔ وہ دونوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آج اپنی بات منوائے بغیر ہم نہیں جائیں گے، سکندر نے بھی ڈٹ کر کہا۔ سارا اسٹاف دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے 4 لوگوں کے دلوں میں تمہارا اگر کوئی ڈر یا خوف ہے، وہ آج تم رہنے نہیں دو گے۔ تیمور نے کہا، بابو یہ تمہارا آفس ہے، یہاں اپنی عزت کا پاس کرو۔ سکندر نے دھیمے لہجے میں یوں کہا جیسے وہ اسے سمجھا رہا ہو۔ عزت کا پاس ہے تو تم سے بات کرنا ہو، ورنہ میرے آدمی تم جیسے کو دھکے دیتے ہوئے باہر لے جاتے ہیں۔ تیمور نے کہا، آج پھر بہت بول رہا ہے یہ، ناصر نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا۔ ناصر صرف 5 منٹ مجھے دے دو، اس کے بعد جو تمہاری مرضی آئی وہ کرنا، آج میں تجھے نہیں روکوں گا۔ سکندر کی نگاہیں تیمور کے چہرے پر مرکوز تھی۔ یہ سیدھی طرح سے نہیں مانے گا، ناصر نے کہا۔ بچہ ہے، ابھی سے ہمارا پتہ نہیں ہے، سکندر نے جیسے ناصر کو سمجھایا۔ پھر وہ تیمور سے بولا، تیرے سارے اسٹاف کے سامنے تمہاری بے عزتی ہو، یہ اچھا نہیں ہے، آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اب کوئی بات نہیں ہوگی سکندر، فیصلہ ہوگا۔ ناصر پھر بولا۔ اس کی آواز سن کر گارڈ آگے بڑھا، لیکن تیمور نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ سکندر نے ناصر کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، 2 منٹ صبر کر میرے شیر، نہ مانا تو پھر یہ تیرا ہی شکار ہے۔ تیمور نے دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، بہتر ہے کہ ہم بات کر لیں۔ تیمور کی بات سن کر سکندر زم سے ناصر کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ بس اتنی سی بات تھی، آ گیا لائن پر۔ کب بات کرنا چاہتے ہو؟ تیمور نے متانت سے پوچھا۔ ابھی اور اسی وقت، سکندر نے فوراً کہا۔ بات ابھی ہوگی لیکن یہاں نہیں، میں تمہارے پاس پہنچتا ہوں، تمہاری جگہ پر، تمہارے اس کلب میں۔ تیمور نے کہا، بات یہاں بھی وہی ہونی ہے اور ہمارے کلب میں بھی بات وہی ہوگی، کوئی تبدیلی تو ہے نہیں، پھر یہاں بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سکندر نے اس کی طرف دیکھا۔ تم چلو، میں 20 منٹ میں تمہارے پاس پہنچتا ہوں، تیمور نے کہا۔ ہمیں یہاں سے بھیجنے کی چال چل رہے ہو؟ ناصر پھر آگے بڑھا۔ اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو میں تم دونوں کے ساتھ چلتا ہوں، تیمور نے کہا اور باہر جانے کے لیے قدم اٹھا لیا۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سکندر بولا، اگر تم بات ہمارے کلب میں بیٹھ کر کرنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آؤ چلتے ہیں۔ پھر سکندر نے آہستہ سے ناصر سے کہا، ڈر گیا ہے؟ بس ایک بزنس مین میں اتنی ہی اکڑ ہوتی ہے۔ تیمور ان سے پہلے باہر نکل گیا تھا، وہ دونوں اس کے پیچھے تھے۔ سارا اسٹاف اپنی اپنی جگہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تیمور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کچھ ہی فاصلے پر ان کی کار کھڑی تھی، جس میں 2 آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سکندر کی کار آگے جبکہ تیمور ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ کلب کے پاس پہنچتے ہی سکندر اور ناصر ایک ساتھ کار سے باہر نکلے۔ تیمور نے اپنی گاڑی سے باہر نکلنے سے قبل اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور پھر باہر نکلا۔ کلب کے اندر ہال میں سنوکر کا کھیل ہو رہا تھا۔ نوجوان پورے ہال میں کھیلتے ہوئے ہنس اور باتیں کر رہے تھے۔ ایک شور سا بڑھتا تھا۔ تیمور نے پورے ہال کا جائزہ لیا۔ آؤ اوپر ہمارا دفتر ہے، وہاں بات کرتے ہیں، سکندر نے کہا اور ایک طرف اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، لیکن تیمور اس جگہ کھڑا رہا۔ سکندر کے قدم بھی رک گئے۔ اس نے ناصر کے ساتھ پلٹ کر تیمور کی طرف متحیر نگاہوں سے دیکھا۔ کیا بات ہے، اوپر کیوں نہیں آ رہے؟ سکندر نے پوچھا۔ بات یہاں ہوگی، تیمور نے کہا۔ دونوں ایک بار پھر تیمور کے پاس آ گئے۔ یہاں بات نہیں ہو سکتی، دیکھ نہیں رہے کہ یہاں کھیل ہو رہا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں بات کرتے ہیں، ذرا سب دیکھیں کہ بات کیسے ہوتی ہے، تیمور نے معنی خیز انداز میں کہا۔ سکندر اور ناصر بیک وقت حیرت سے تیمور کی طرف دیکھنے لگے۔ سکندر نے کہا، اب یہ تمہارا دفتر نہیں ہے کہ تمہاری ہی چلے، یہ ہماری سلطنت ہے، یہاں ہماری چلتی ہے، آؤ اوپر، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سکندر نے آخری فقرہ تحکمانہ انداز میں کہا۔ ٹراک! ایک زوردار تھپڑ سکندر کے منہ پر پڑا۔ تیمور کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس قدر قوت سے سکندر کے منہ پر پڑا تھا، نہ صرف اس کی آواز سب کو سنائی دی بلکہ سکندر کو لگا جیسے وہ اسے سو گیا ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، اس کی گال سرخ ہو گئی تھی۔ اس تھپڑ سے جیسے پورے کلب کو سانپ سونپ گیا تھا۔
थोड़ी देर कबल जो शोर बरपा था वो सुकूत में तब्दील हो चुका था। सब अपना अपना खेल रोककर हैरत से तैमूर और सिकंदर की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। तैमूर बेखौफ उनके सामने खड़ा था। नासिर तो हैरत से कभी सिकंदर को और कभी तैमूर को देख रहा था। जिंदगी में पहली बार ऐसा सलूक उनके साथ हुआ था, वो भी उनके क्लब में, उनके आदमियों के सामने। एक तन्हा आदमी ने ऐसी जुर्रत का मुजाहरा कर दिया था जिसकी तवक्को कभी उन्होंने नहीं की थी। अगर ऐसा मैं अपने ऑफिस में करता तो तुम कहते कि अपने घर में तो सभी शेर होते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे घर में खड़ा होकर तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है। तैमूर ने कहा, तुम्हारी ये जुर्रत? नासिर ने कहा और मारने के लिए आगे बढ़ा। तैमूर ने बर्क रफ्तारी से अपने हाथ की उंगलियों की गिरफ्त उसके टेटू पर पवस्त कर दी और नासिर को लगा जैसे किसी आईनी शिकंजे ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसे अपनी सांस रुकती महसूस हुई और आंखें जैसे आबी निकलकर फर्श पर जा गिरेंगी। वो हाथ जो तैमूर को मारने के लिए उठे थे वो अब तैमूर के मजबूत बाजू को पकड़ रहे थे और वो काम सा क्या था। सिकंदर के आदमियों ने भी तैमूर की तरफ कदम बढ़ाए थे, लेकिन जैसे ही इसकी गिरफ्त में नासिर आया उनके कदम किसी ने बांध दिए हों। सिकंदर को होश आया तो इसके सामने का मंजर बदला हुआ था। नासिर तैमूर के हाथ में किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। याद रखो, अगर तुम में से किसी ने मेरी तरफ एक कदम ही बढ़ाया तो मैं तुम सबका भी वही हाल करूंगा, जिसका कभी तुम लोगों ने तस्वुर भी नहीं किया होगा। इसके साथ ही तैमूर ने नासिर की पसली पर लगा पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया। वो सिकंदर की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुमने अगर दोबारा मेरे ऑफिस में आने की जरूरत की तो मैं तुझे इसी जगह दफन कर दूंगा। तैमूर का लहजा बहुत ठोस था। किसी में जरूरत नहीं थी कि वो तैमूर की तरफ कदम बढ़ाकर उसका मुकाबला करने की गलती कर सकता। सिकंदर भी तैमूर के आगे अपने गाल पर हाथ रखे खड़ा था। तड़प तो नासिर को तैमूर ने एक तरफ धक्का देकर छोड़ दिया। वो सीधा स्नूकर गेम के ऊपर जा गिरा और अपने गले पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। तैमूर ने किसी शेर की नजर से सबकी तरफ देखा और क्लब से बाहर जाने के लिए चल पड़ा। दरवाजे के पास जाकर उसने नासिर का पिस्तौल सिकंदर की तरफ उछाल दिया। जैसे ही उसके हाथ से पिस्तौल निकला, सिकंदर के आदमियों ने अपना रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ तान लिया। इसी इस्ना में तैमूर क्लब से बाहर निकल चुका था। फिर सिकंदर ने भी इनको रोक दिया। इस थप्पड़ का बदला इसकी मौत नहीं है। सिकंदर ने अपने आदमियों से किसी सांप की तरह फनकार कर कहा। इसकी आंखों में जहर उतर आया था और गुस्से से उसके होंठ थरथरा रहे थे। नासिर की सांस बहाल हो गई थी। अब वो स्नूकर गेम के ऊपर बैठा हुआ था और लगता था जैसे अभी वो तवील दौड़ के बाद बैठा हो। तुम ठीक हो ना नासिर? सिकंदर ने उसके पास जाकर पूछा। नासिर ने उसकी तरफ देखा और घुटी घुटी आवाज में कहा, उसे गोलियों से बूंद क्यों नहीं दिया तुमने? इसे क्यों जाने दिया? जाओ इसे बूंद दो। पागल मत बनो, सिकंदर ने कहा। सबके सामने उसने हमारे ही घर में हमारी बेइज्जती की है। इसका बदला उसकी मौत नहीं है, जिसमें ना कोई तड़प हो ना जहर से भरपूर सांस हो। यकदम सिकंदर की निगाह क्लब में अपना अपना खेल रोक कर उनकी तरफ मुतवज्जो नौजवानों की तरफ हुई तो उसने चीख कर उनसे कहा, चलो निकलो यहाँ से, आज क्लब बंद रहेगा, कोई खेल नहीं होगा। सब नौजवान तेजी से बाहर निकल गए। क्लब खाली हो गया। अब वहां नासिर, सिकंदर और इसके आदमी रह गए थे। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, नासिर ने दांत पीस कर कहा। सिकंदर ने फिर एक बार अपनी गाल पर हाथ रखा और दर्द महसूस करते हुए कहा, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब मैं भी उसके साथ अच्छा होने नहीं दूंगा। वो सोच रहा था कि अचानक उनके साथ क्या हो गया है। तैमूर ने इतनी बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा उनके क्लब में उनके आदमियों के सामने कैसे कर दिया, जबकि यहाँ तो कोई उनकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लेता था। नासिर की हालत मजीद बेहतर हुई तो उसने सिकंदर के कान के पास अपना मुंह ले जाकर कहा, सिकंदर, उसने इन लोगों के सामने जो न जाने कहां से हमारे क्लब में आकर मौजूद थे, हमें आंख उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। पूरे शहर में हमारी बात फैल जाएगी। लोगों के दिलों में जो हमारा एक खौफ है वो खत्म हो जाएगा। तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझसे उसी जगह गोलियों से भून देते ताकि हमारा बड़म रह जाता। नासिर ने पुरतासफ लहजे में कहा, तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन जब उसने मेरे मुंह पर मेरी क्लब में खड़े होकर थप्पड़ मारा तो मेरे जहन में यह बात भी आई कि कौन है जिसने इसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है, जिसके बलबूते पर उसने इतनी जुर्रत की है। अगर हम इसे इसी वक्त मार देते तो मुमकिन है कि कोई तूफान हमारे आगे खड़ा हो जाए। इसलिए मैंने सबके सामने चीख कर कह दिया कि इस थप्पड़ का बदला इसकी मौत नहीं है। मेरी यही बात हमें डूबने नहीं देगी। सिकंदर ने उसे कहा, तो अब क्या करेंगे?
ناصر نے پوچھا۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ تیمور ہے کیا۔